बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस ऐवान को और इस हुकूमत को नहीं चलने देना। पीटीआई की पॉलिसी वाज़ेह है, बल्कि वो तो वज़ीर आज़म को फॉर्म 45 वाला वज़ीर आज़म भी मानने को तैयार नहीं। अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं? सदारती उम्मीदवार के घर छापा, 2.5 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा। कहानी क्या है? और कहानी तो ये भी है कि कवरेज ही बंद हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों से दिलचस्प चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर तालियां भी बजी और गालियां भी। तो पीटीआई का क्या रद्दमल होगा और ये आगे कैसे चलेंगे, आज के ईवान की कार्रवाई से वाज़े हो गया है। आज एक अहम मरहला और मुकम्मल होना है जब वज़ीर आज़म का हलफ है आज, और उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हम लोग भी कुछ दोस्त इस्लामाबाद आए हुए हैं इसी हवाले से इस प्रोग्राम को देखने के लिए, लेकिन इससे पहले कुछ और गेस्ट्स ने आने से इनकार कर दिया है, और उनमें सबसे अहम है अली अमीन गंडापुर, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। और उनका कहना यह है कि शहबाज शरीफ 45 फॉर्म वाले वज़ीर आज़म नहीं हैं, तो इसलिए मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आप आगे चलते जाएं। अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी तो वज़ीर आज़म का हलफ होना है सिर्फ। इसके बाद वज़ीर आज़म, जो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने केपी भी उन्हें जाना पड़ेगा, वो कभी कभार जाएंगे। अच्छा, फिर और अहम मीटिंग्स होंगी जिनमें वज़ीर आला केपी ने शिरकत करनी है। तो क्या वज़ीर आला केपी इस वजह से शिरकत नहीं करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फॉर्म 45 के वज़ीर आज़म नहीं हैं? ये मसला फॉर्म 45 नहीं है, मसला एक बड़ा सिंपल सा और सादा सा है। वो सादा सा मसला ये है कि पीटीआई ने इस हुकूमत को नहीं चलने देना। और ख़ास तौर पर केपी के हवाले से हमें याद है कि 2013 से 18 का जो सेशन था उसमें भी यही कुछ चल रहा था कि वहाँ के वज़ीर आला कोई काम करने की बजाय, अपने अवाम को देखने की बजाय, अपने लोगों का ख्याल करने की बजाय वो जल्द से जुलूस लेकर के उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की होती थी। अभी भी गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों से वहाँ जो बुरा हाल है उस पर क्या काम हो रहा है? मीडिया में मुख्तलिफ हवालों से तनकीद जब होती है तो सबसे ज़्यादा सिंध पर हो रही होती है। कराची में बारिश अगर हो जाए, कहीं पानी आ जाए, तो उस पर जो तनकीद होती है। इवन वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो अंदाज़ था, वो खड़े होकर बिलावल भुट्टो की जिस तरह से नकल उतारते थे, वो हमें याद है, वो भूल नहीं सकते चीज़ें। लेकिन काम असल में तो काम करने का है, और इस वक्त पीटीआई का प्लान काम करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ इस हुकूमत को चलने से रोकना है, जिसमें बड़ा क्लियर उन्होंने वाज़ेह की इशारा कर दिया अली अमीन गंडापुर ने। और अली अमीन गंडापुर को बनाने का मकसद भी यही था कि इमरान खान साहब महाज आराई चाहते थे नेगोशिएशन के लिए। प्रॉब्ली मेरा तो ख्याल ये है कि वो नेगोशिएशन बेहतर करने के लिए चाहते हैं कि एक साइड से प्रेशर हो, वो एक शिद्दत पसंदी के साथ काम हो रहा हो अली अमीन गंडापुर की सूरत में, और फिर दूसरी तरफ से मे बी वो अपनी नेगोशिएशन की तरफ आएँ, कोई फेवर लेने की कोशिश करें। वो किस हद तक फेवर मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब ये काम उन्होंने नहीं करना जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे थे। इस हुकूमत की तकमील से पहले या तश्कील से पहले ज़ाहिर है ये इस्टेब्लिशमेंट ने करना था। 9 मई के हवाले से हम अगर बात करें, इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला और अदालतों के अलावा जो केसेस अदालतों में है वो तो वहाँ होने, उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड था वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो भी मूव होगी वहाँ से होगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि इस हुकूमत की तश्कील के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है शहबाज शरीफ साहब पर, यानी नई आने वाली हुकूमत पर। वो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी साथ है, ज़ाहिर है आसिफ ज़रदारी साहब ने सदर भी बनना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हलफ के बाद 9 को जो इलेक्शन हो रहा है। तो अब ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, या जो हुकूमत में शामिल होंगे दीगर पार्टियाँ भी हुकूमत पर होगा। सिविलियन गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी कि इमरान खान साहब के साथ क्या करना है, उन्हें जेल में रखना है, उन्हें कोई रिलीफ देना है। अदालती फ़ैसलों के अलावा जो अदालती फ़ैसले हैं वो तो अपनी जगह होने ही हैं, उनके अलावा। अच्छा, तो ये अब सारा मामला इस हुकूमत के हाथ में आ जाएगा। उसी के लिए दोनों पार्टियाँ, यानी पीटीआई भी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो चलें वो अब जो नाम बन गया उनका, लेकिन असल में तो पीटीआई है, वो भी अपनी तरफ से सफ़बंदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदारती इलेक्शन भी होना है। सदारती इलेक्शन के लिए नंबर्स बड़े क्लियर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ, मतलब तकरीबन 200 वोट अगर टोटल जो है इलेक्टोरल कॉलेज सारा मिला के, सूबाई असम्बलियों के, सेनेट के और कौमी असम्बली के, तो 200 वोट तकरीबन मिलेंगे पीटीआई के उम्मीदवार को, अचकज़ई साहब को, और 400 के करीब वोट मिल जाएंगे
आसिफ जरदारी साहब को, तो वो मरहला बड़ा क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए या नून लीग के लिए या हुकूमत के लिए वो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ मसाइल हैं। मसलन अचकज़ई साहब के घर कल रात छापा पड़ा और उसके लिए बुनियाद ये बनाई जा रही है कि 2.5 कनाल की ज़मीन का मसला है मतलब, और ये कब से है, आज तक क्यों पेंडिंग था, आज जब वो सदारती उम्मीदवार बने हैं तब ये वाक़या क्यों सामने आया, ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन में भी नहीं है अचकज़ई साहब। मैं कहता हूँ कि अगर कोई जीतने की पोजीशन में भी हो, मतलब अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का मतलब नंबर्स ऐसे होते जिसमें मुकाबला टफ होता और ख्याल ये होता कि कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है, इवन तब उस सूरत में भी ये कोई जमहूरी तरीका या कोई इखलाकियात कहीं कुछ भी तो नहीं नज़र आ रहा। इस हवाले से क्या वज़ीर आज़म साहब ही रिस्पॉन्सिबल हैं या सूबाई हुकूमत का मामला है? बहरहाल ये सबको देखना होगा। और हैरत तो उस बात पर हुई कि जब सुबह असम्बली में पहुंचे और उन्होंने बिलावल भुट्टो को तकरीर के लिए दावत दी, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले अचकज़ई साहब से बात की जाए, मतलब उनको बात करने का मौका दिया जाए। उनके घर छापा पड़ा है, उन्होंने उसकी मजम्मत भी की, लेकिन उसी वक्त नशरियात बंद हो गई। मतलब जो टीवी चैनल्स पर लाइव कवरेज हो रही थी वो रुक गई, पीटीवी पर भी रुक गई और दीगर जगहों पर भी। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है हुकूमत को अब थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और ये छोटी छोटी सी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आवाज़ हम नहीं रोक सकते किसी की और ना रोकनी चाहिए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए, तो जो अपोजिशन में कोई आदमी बैठा हुआ है, मेरी आवाज़ से मुराद है कि जो भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जर्नलिज़म के शोबे से वाबस्ता हैं, अपना इब्लागियात का से ताल्लुक़ है और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरह हम नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ रुके, इसी तरह किसी की भी वो किसी भी सियासी जमात से हो, हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से स्पेशली अरेंज करें, मैनेज करें कि ये मामला नहीं होना चाहिए। और ये मामला इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि सारी दुनिया में एक बदनामी का बाइस बनता है और हमने अपने मुल्क में अगर जमहूरी कल्चर को प्रमोट करना है और आज जो पार्टियां हुकूमत में हैं वो चाहती हैं कि कल को उनके साथ ऐसा ना हो, तो उन्हें आज इसके लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, इस हवाले से ये नहीं, ऐसा नहीं है कि उनमें अवेयरनेस नहीं है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पार्लियामेंट में जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। उन्होंने इन्हीं चीज़ों पर बात की। उन्होंने कहा कि जी हमें मुस्तकबिल के हवाले से देखना है, सोचना है, जिसमें दो चीज़ें उनकी बड़ी अहम थी, एक जुडिशल रिफॉर्म्स और एक इलेक्शन रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा इन दोनों चीज़ों पे अगर जब हमने मिसाक जमहूरियत किया था तभी हमें जुडिशल रिफॉर्म्स कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हुई, तो आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। तो इस पे हमें सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। इवन अपोजिशन की पार्टीज़ की तरफ भी उन्होंने इशारा किया, पीटीआई के लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, कि हम सब मिलकर करेंगे। उनका इलेक्शन जो है वो इतना फेयर होना चाहिए कि किसी को इस पर ऑब्जेक्शन ना हो। उसमें उनका ख्याल ये था कि जैसे शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे कि उनके इलेक्शन मुतनाज़े हों या उस पर कोई डाउट्स हों, इसी तरह उनका मैं भी नहीं चाहता। इसी तरह कैदी नंबर 804 अगर जीत कर आए, यानी इमरान खान साहब जीत कर आए, तो उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इस पर बड़े खुश थे पीटीआई वाले, उन्होंने इस पर तालियां भी बजाई और बड़ा खुशी का इजहार किया। अच्छा, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 जब मैंने शोर मचाया था, बिलावल ने कोट किया, उन्होंने कहा जब 2018 की असम्बली में मैंने आके तकरीर शुरू की थी, उस वक्त वो अपोजिशन साइड पर थे, तो उन्होंने कहा मेरी तकरीर पे मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे अभी तक फॉर्म 45 नहीं मिले और कुछ लोगों के रात को रिज़ल्ट आ गए, कुछ के 3-3 दिन रिज़ल्ट्स नहीं आए, तो पीटीआई वाले तनकीद कर रहे थे मुझ पे। उन्होंने कहा मैं आज तनकीद नहीं करूँगा आप लोगों पर, मजाक नहीं उड़ाऊँगा आपका, लेकिन यह है कि इन मसलों को हल करना है फॉर फ्यूचर, हमेशा के लिए, आइंदा वाली नस्लों के लिए, ताकि जब तीसरी मरतबा हम आएँ, उनका वो खुद चूँकि सेकंड टाइम आए हैं पार्लियामेंट में, जब तीसरी मरतबा आएँ तो ये मसाइल नहीं होने चाहिए। अच्छा, वहीं पर जहाँ ये बड़े अच्छे मूड में चल रहा था, अपोजिशन की तरफ से भी तालियां बजाई जा रही थी, तो उसके बाद बिलावल साहब दूसरी तरफ आ गए। उन्होंने कहा साइफ़र का मामला हुआ और साइफ़र को मिसयूज़ किया और गुम करने की बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने खुद उन्होंने टेलीविज़न पर आके कही कि मुझसे गुम हो गया है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा ये गुम नहीं हुआ, इमरान खान ने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और उनका कहना यह था कि मैं खुद वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि साइफ़र क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो साबिक़ वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल गेन के लिए, और इवन दूसरे मुल्कों तक या मुख्तलिफ़ इदारों तक पहुँचाया, जिसके लिए उन्होंने बताया कि जब वो गिरफ़्तार हो गए उसके बाद वो रिलीज़ भी हो गया, कुछ लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया कुछ जगहों पे। तो इस हवाले से
पीटीआई वालों ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, उनका कहना ये था कि इस पर सज़ा होनी चाहिए, उनका जिसकी जो सज़ा बनती है वो सज़ा मिले। अगर ट्रंप को सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को घर ले जाने पर सज़ा हो सकती है, बल्कि उसके घर छापा मारा जा सकता है, वहाँ से बरामद किया जा सकता है, उनका ये इमरान खान साहब के साथ भी सब कुछ हो सकता था। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये करे, लेकिन उस पर जो सज़ा बनती है कानून के मुताबिक दी जाए, और जिसने जो जुराइम किए उसको सज़ा मिले। हमने किए तो हमें मिले, अगर पीटीआई वालों ने जुराइम किए तो उन्हें वो सज़ा मिलनी चाहिए। और जब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, तो अदम एतमाद पे वोटिंग कराने के बजाय जब असम्बली डिसॉल्व की थी तो वो आइन की खिलाफ वर्जी थी, उस पर भी सज़ा मिलनी चाहिए। वो असद कैसर साहब बैठे तो उनकी तरफ इशारा करके, मतलब तो ये है ना कि असद कैसर पर भी आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा बनाए और उनको सज़ा दें। वहाँ पे फिर हंगामा शुरू हो गया, उधर से भी उनके कुछ लोग खड़े हो गए, प्रॉब्ली जमशेद दस्ती साहब खड़े थे, जिस पे स्पीकर उन्हें कहते रहे कि आप बैठे। बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन के उन मेंबर्स की तरफ देख के कहा कि हु द हेल आर यू, जो हमें जमहूरियत सिखाएंगे, आप आपस में लेक्चर दें, हमें जमहूरियत ना सिखाएं। उनका मतलब ये था कि हमें जमहूरियत आपसे ज़्यादा पता है, जैसे इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा पता होता है ना सब चीज़ों का, इसी तरह बिलावल ने कहा जी हमें पता है, आप हमें ना सिखाएं। बस फिर उसके बाद हंगामा शुरू, फिर गालम गलोच, फिर नारे, फिर उनको रोकने की कोशिश। तकरीर बिलावल भुट्टो का एक ही पॉइंट था कि आप अपनी बारी पे तकरीर कीजिएगा, मेरी बात का जवाब दे दें, मुझे बात करने दें। लेकिन पीटीआई ने, अच्छा वो स्पीकर तक भी पहुंच गए, स्पीकर डाइस पर जाने की कोशिश की उन्होंने, वहाँ तक गए, असद कैसर साहब तो वहाँ तक भी गए, जिस पर स्पीकर का कहना ये था कि मैं कुछ एक्सपेंच कर दूंगा, कुछ अल्फाज जो है वो हज़फ कर दूंगा मैं कुछ अल्फाज, लेकिन ये है कि आप अभी बैठे और हम इसको बाद में देख लेते हैं। बहरहाल ये सारे हंगामा आराई जो थी वहाँ पे, उसका मकसद बड़ा क्लियरली एक नज़र आ रहा है कि उन्होंने इस सिस्टम को चलने नहीं देना। उनकी कोशिश ये होगी कि चलने ना दे, लेकिन क्या वो इस तरह से रोक सकते हैं? क्या असम्बली में शोर शराबा करने से, हंगामा आराई करने से वज़ीर आज़म का जैसे इलेक्शन हो गया, इसी तरह सदर का भी हो जाएगा? ये दोनों ओहदे जो है जब ये उसमें सामने आ जाएंगे हमारे, इनके उम्मीदवार या इनके सदर पाकिस्तान के तौर पे आसिफ ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब तो सामने आ ही गए हैं, कैबिनेट भी बन जाएगी। जब ये सिस्टम स्मूथ चल पड़ेगा तो फिर पीटीआई का क्या होगा? वो जो इन्हें उम्मीद थी शुरू से, मतलब जब हम चलते हैं इमरान खान के जाने के बाद, जेल जाने के बाद, ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो पीटीआई वालों का ख्याल ये था कि हमारी मर्ज़ी के जज आ रहे हैं और उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से जो भी फ़ैसले चाहेंगे ले लेंगे। अच्छा, वो नहीं आए। फिर उसके बाद उनका एक ख्वाब जो कि पाकिस्तान में बगावत के लिए कोशिश, हालात ख़राब करने की कोशिश जो बार बार करते रहे कि फ़लाँ जनरल हमारे साथ है, वो आ गए हैं, वो इमरान खान से मिलने चले गए हैं, वो जाके टेक ओवर कर लेंगे, वो सबकी छुट्टी करा देंगे, वो ख्वाब भी तकरीबन ख़त्म हो गए। अच्छा, फिर ये था कि शायद हुकूमत में कहीं ना कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए, हुकूमत ऐसी बन जाए तो एक केपी के अलावा कोई और हुकूमत उनके पास नहीं है। सदर और वज़ीर आज़म के ओहदे जो है, अहम आइनी ओहदे, वो भी उनके पास नहीं है। अच्छा, सदर साहब को पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक कोशिश भी की, वो पैगाम दिलवा के ना कि आप मुझे माफ़ी ना दें, मुझे माफ़ी की ज़रूरत है। भाई आपको कौन दे रहा है अभी? ठीक है, वो कोई माफ़ी नहीं मिल रही थी। असल में पैगाम ये पहुंचा रहे थे कि सदर साहब किसी तरह हो सकता है तो मुझे माफ़ी दे दें, ताकि ये डिक्लेयर हो जाए। फर्स्ट क्रिएट करता है ना, एक मैस क्रिएट करना है उन्होंने कि जी दुनिया में दिखाया जाए, देखें जी वो तो सज़ाएँ ख़त्म हो गई, सज़ाएँ माफ़ हो गई और ये फिर नहीं छोड़ रहे। तो ऐसी सारी कोशिशें जो हो रही हैं, वो सारी कोशिशें दम तोड़ती जा रही हैं, वो सारी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। अब उम्मीद सिर्फ एक ही बची है कि आप सिस्टम के मुताबिक चलें। आप ऑपोजिशन में हैं, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, 80+ में 90 के करीब लोग जो हैं उनके, अगर वो असम्बली में मौजूद हैं, वो हर चीज़ पे हुकूमत का मुहासबा करें। इस तरह से गालियाँ निकाल कर नहीं, इस तरह से चढ़ाई करके नहीं कि आप जाके दूसरे को बोलने का मौका न दें, उन्हें मौका दें, अपना भी बोलें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, जहाँ आप पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं वो दें, और जो एक सूबा आपके पास है केपी, उसमें परफॉर्म करें, लोगों का ख्याल करें। लोगों को ये नारे और ये जज्बाती नारे चंद दिन तो बहुत अच्छे लगते हैं, जिस पे इन्होंने चला लिया है हकीकी आज़ादी, शऊर दिया है। यार कौन सा शऊर दिया है? मतलब वो जो गालम गलोच हो रही है, ये अगर ये शऊर है तो फिर
फिर ठीक है। मतलब इस तरह का, इससे काम नहीं चलेगा। आवाम की खिदमत करें, आवाम की खिदमत ही, जो बिलावल भुट्टो ने भी जिक्र किया, उन्होंने उनका वजारतों का जिक्र किया कि 18 वजारतें फालतू हैं, अगर वो ख़त्म कर दी जाती तो PIA वाला आज मसला हमारे सामने ना होता। 328 अरब की वो कह रहे हैं तकरीबन सेविंग हो सकती है। सूबों को पैसे दें जो डायरेक्ट आवाम तक पहुँचे। सब्सिडी के हवाले से जो हुकूमत ने कल बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, उस पर खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। इस तरह के स्टेप्स लिए जाएँ। हाँ, पंजाब में बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से। लाहौर में मरीम नवाज साहिबा ने ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि आज वो उसकी ज़मीन देखने के लिए पहुंच गई थी उसके बाद फ़ौरन ना, कि ये कहाँ पर है, कौन सी साइट होगी, कहाँ पर बनेगा। मतलब फौरी काम करने का, शुरू करने का प्लान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह सिंध में भी हुकूमत का काम है कि वो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाने हैं उस पर फौरी अमल शुरू करें। लोगों को नज़र आए कि उनकी हुकूमतें उनके लिए कुछ कर रही हैं, और सबसे अहम, महंगाई को कंट्रोल करें। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का काम है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब हलफ उठा लेंगे, उसके बाद फिर हमारे उनसे इस तरह के मुतालबात शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया।